सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। हमारे टीम के कोच मिस्टर हेमंत शर्मा जी का स्पेशल स्वागत, वेलकम है जी। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी पिछले दिनों हैदराबाद गया था और वापसी ट्रेन में बैठा हुआ था और खाली था। तो कहते हैं ना, जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रैवल करते हो, तो आप अपने आप से बात करते हो, क्योंकि आसपास तो होता ही नहीं कोई बात करने वाला आपसे। वो कुछ लोग होते हैं आपकी सीट के आसपास, जो लोग होते हैं वो अनजान लोग होते हैं, उनसे आप थोड़ी बहुत तो बातचीत कर सकते हो, लेकिन खुल के बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन अपने आप से आप खुल के बात करने का पूरा आपको टाइम मिलता है। तो मुझे भी वो पूरा दिन मैं ट्रेन में था, तो मुझे अपने आप से पूरा दिन बात करने का मौका मिला। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं इतने सालों से कामों में लगा हुआ हूँ, अपने काम में लगा हूँ, और अगर मैं अपने घर के खर्चे अच्छे से चला पा रहा हूँ, अपने परिवार को अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, हाँ, अपने एक शौक पूरे कर पा रहा हूँ, यही तो कामयाबी है। और क्या, कामयाबी का मतलब ये थोड़ा है कि रॉयल्स रॉयल्स खरीद लेंगे हम तो ही कामयाब है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत लंबी लंबी रोल्स रॉयस होती हैं, गाड़ियां होती हैं, महल होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। और एक व्यक्ति जिसके पास एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। तो सक्सेस की डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि एक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कौन किस लेवल पे आके संतुष्ट हो जाए, वो चीज है। तो अगर मैं ये सारी चीजें अपने लाइफ में मैनेज कर पा रहा हूं, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। तो यहां पर मैंने एक सोचा कि अगर मैं इस लेवल तक पहुंचा, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, और इस लेवल तक अगर मैं पहुंचा, मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहां तक पहुंचना बहुत आसान रहा होगा। मुझे तुरंत आरसीएम मिल गया होगा, या तुरंत मैंने अपना केटरिंग बिजनेस में काम शुरू कर दिया होगा और तुरंत मेरे पास ऑर्डर आने लग गए होंगे, और मुझे बोला होगा, मनीष 50 लोगों को खाना दे दो, 100 लोगों को खाना दे दो, 10 टिफिन भेजना, 50 टिफिन भेजना। एक दिन में तो हो नहीं गया होगा। या मैं आरसीएम में आ गया, हेमंत सर ने मुझे मिले और मुझे आरसीएम ज्वाइन करा दिया, मुझे आरसीएम अच्छा लगा, और मैंने कुछ दिन काम किया और मेरे पास धड़ाधड़ धड़ाधड़ ज्वाइनिंग आ गई, और इतनी बड़ी टीम तुरंत तुरंत बन के चली गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना किसी के साथ भी। जैसी स्टोरी आज ये नए साथियों के साथ चल रही है, वही स्टोरी मेरी थी, और वही स्टोरी किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की होती है। कि एक दिन में कोई भी थाली में परोस करके सक्सेस नहीं दे देता। हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं अपने आप से एक बात कर रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया। तो मुझे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने फिर लिखी भी पेपर पे, 4-5 पन्ने भर भी दिए। तब मुझे सारी चीजों में से एक चीज जो समझ में आई, वो थी, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है धैर्य, पेशेंस। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी चीज थी, मुझे बहुत टाइम तक आरसीएम में सफलता नहीं मिली, या पूरे दो भी मैंने पहले भी काम धंधे किए, मुझे उन काम धंधों में भी पहले एकदम सफलता नहीं मिली। लेकिन मेरे पास एक गुण था, और किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पास एक गुण होता है, कि विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार चलते रहना। क्योंकि अच्छी परिस्थिति में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो आपकी लाइफ में, अच्छे दिन हो, परिवार आपके साथ हो, समाज के लोग आपके साथ हो, आपके यार दोस्त आपको हेल्प करते हो, आपका सर्कल आपको मदद करता हो, उस परिस्थिति में तो हर कोई खुश रह लेगा। उस परिस्थिति में तो हर कोई खुश रह लेगा, हर कोई मेहनत कर लेगा, हर कोई सब कुछ अच्छा अच्छा कर लेगा। लेकिन विपरीत परिस्थितियां, जब आपका परिवार आपके अपोजिट हो, जब आपका समाज आपके अपोजिट हो, हर कोई आपकी टांग खिंचाई कर रहा हो, हर कोई आपको मना कर रहा हो, हर कोई आपको बोल रहा हो कि तू नहीं कर सकता, ये कहां फंस गया, उस परिस्थिति में भी लगातार अगर हम चलते रहें, उसको क्या बोलते हैं? धैर्य के साथ चलना। तो मुझे क्या समझ में आया कि सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ सक्सेस, पहले मैं सोचता था कि कंसिस्टेंसी एलिमेंट ऑफ सक्सेस है, कि लगातार प्रयास करते रहो, इससे कामयाबी मिलती है। फिर मुझे लगा कि परसिस्टेंसी एक एलिमेंट ऑफ सक्सेस है, कि आप प्रयास करते रहो और तब तक प्रयास करो जब तक आपको सफलता ना मिले। परसिस्टेंसी एक एलिमेंट ऑफ सक्सेस है। मैंने कहा, हाँ, ये बात भी ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर आपके अंदर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो चार लोगों के सामने जाओगे तो आप वैसे ही हताश हो जाओगे, छोड़ के चले जाओगे बीच में ही। तो आत्मविश्वास होना भी एलिमेंट ऑफ सक्सेस है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ऑफ सक्सेस, आप पीस, शांति से काम करें, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट ऑफ सक्सेस निकल करके आए, जो मैंने सोचना शुरू किया, बातें करनी शुरू की अपने आप से। लेकिन मुझे, वो सबकी सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, या समय के हिसाब से सोच भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो मुझे जो सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ सक्सेस नजर आया, वो था धैर्य के साथ लगातार लगे रहना।
तो धैर्य जो है ना, पेशेंस जो है, उसके बारे में हम थोड़ी सी आज बातचीत करेंगे। और मैं सभी साथियों को केवल ये बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये इस मीटिंग में जो साथी मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए भी, और बाद में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और जब ये साथी वीडियो भी देखेंगे उनको भी एक ही बात कहना चाहता हूं। अगर आपके पास धैर्य है, लगन है, और धैर्य के साथ आप लगातार चलने के लिए तैयार हैं, अच्छी परिस्थितियों में तो सब चल लेंगे, लेकिन बुरी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, जब कोई आपके साथ नहीं है, जब आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं है, आप हिम्मत हार रहे हैं, उस परिस्थिति में भी अगर आप चलने की हिम्मत रखते हैं, चलने का दम रखते हैं, उसको बोलते हैं धैर्य। तो धैर्य के ऊपर मैंने कुछ कुछ बातें फिर यूट्यूब से उठाई, कुछ अपने पुराने गुरुजनों के बारे में सोचना शुरू किया, उन्होंने उस टाइम पे क्या बताया था, तो याद कर करके कुछ लिखा मैंने आपके लिए। तो वो बातें कुछ कुछ मैं शेयर करूंगा। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है धैर्य, पेशेंस। तो धैर्य के बारे में बोलते हैं कि धीरज रखना जो है ना, धीरज रखना, इसको बोलते हैं धैर्य के साथ काम करना, धीरज रखना। तो एक अंग्रेजी की एक कोटेशन है, पेशेंस इज यूर एबिलिटी टू वेट विदाउट बिकमिंग एनॉयड, अपसेट एंड एंग्री। धैर्य का मतलब है कि आप इंतजार करने के लिए तैयार रहें उस पल की, उस समय की, जिस पल के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस टारगेट के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन बिना हतोत्साहित हुए, बिना परेशान हुए, बिना गुस्सा हुए, बिना परेशान हुए। आपके अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप उस समय का इंतजार करें। ये भी एक कोटेशन है, किसी ने लिखी है। बहुत सारी कोटेशंस को फिर लास्ट में मैंने उसकी एक डेफिनेशन बनाई, सारी कोटेशंस को मिला करके, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। फिर एक और कोटेशन मैंने पढ़ी, एक जगह लिखते हैं, एक लेखक लिखते हैं कि जब आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको अपशब्द बोले, यानी आपसे गाली गलौज भी कर ले, लेकिन आप अपने व्यवहार को बदले नहीं, उसको भी धैर्य बोलते हैं। फिर एक और बात आई, एक जगह लिखते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर एक बात वही कि एक बार एक एक एक, एक, एक कोई बहुत बड़े वक्ता है, उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं, धैर्य के ऊपर ही उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली। तो एक जगह वो बोलते हैं कि एक बार दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जो हैं उनके, उनसे पूछा कि अर्जुन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो उन्होंने बोला, आप आपके पास है उतावलापन। आप तुरंत ना उतावले हो जाते हो किसी चीज को लेकर के, आप जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी करते हो किसी चीज के लिए, आप जल्दी परेशान हो जाते हो, जल्दी आप डिसीजन ले लेते हो किसी की पूरी बात सुने बिना। बस यही फर्क है आप में और अर्जुन में, आप में कोई कमी नहीं है, बस कमी है उतावलापन, जल्दबाजी करना, या फिर जल्दी परेशान हो जाना। फिर एक लीडर ने, एक साथी ने और लिखा, एक एक लेखक ने और लिखा, अच्छे टाइम में तो सब धैर्य रखते हैं, अच्छा व्यवहार तो सब कर सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य की असली जो परीक्षा है वो होती है बुरे समय में, विपरीत परिस्थिति में। फिर एक जगह बड़ी अच्छी बात मुझे सुनने को मिली इसी के बारे में ही। वो बोलते हैं कि एक पेड़ होता है, जरा सी भी आंधी आ जाए, जरा सी भी हवा का झोंका आ जाए, तो पेड़ जो है वो हिचकोले खाना शुरू करता है। थोड़ी सी हवा में भी पेड़ के पत्ते हिलना शुरू होंगे, थोड़ी आंधी या तो थोड़ी सी ज्यादा तेज हवा चल जाएगी, आंधी आ जाएगी, तो पेड़ पूरा भी हिलने लग जाएगा। लेकिन उसी के विपरीत एक क्या होता है, पहाड़। अब पहाड़ क्या हिलेगा, थोड़ी हवा आ जाए, या तेज हवा आ जाए, या बारिश पड़ जाए, या बर्फ पड़ जाए, या ओले पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पहाड़ जो है वो ऐसे स्थिर खड़ा रहता है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे जीवन में भी असफलता, नाकामयाबी, बार बार प्रयास करने पर परिणाम ना मिलना, छोटे छोटे चैलेंजेस आ जाना, आएंगे, लेकिन आज हम इस जगह पर बैठ करके हम एक डिसीजन लेंगे, अभी बैठ करके डिसीजन लेंगे। जो साथी ये बात अभी सुन रहे हैं, या जो साथी इस यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी डिसीजन लें कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे पेड़ की तरह नहीं बनना, मुझे पहाड़ की तरह बनना है। अभी डिसीजन लेना है आपको, इसी टाइम। निर्णय लेने का समय ना कल है ना परसों, निर्णय लेने का समय है आज और अभी। आज जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति आए, जब भी आपको लगे कि अब नहीं होगा, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरे साथ लोग नहीं दे रहे, अब मैं थक गया, अब छोड़ो ना आरसीएम, उस टाइम पे आपको अपने मन में क्या चलाना है, आंख बंद करके, कि मुझे पेड़ की तरह हिचकोले नहीं खाने, मुझे तो पहाड़ की तरह स्थिर बनना है। बिल्कुल पहाड़ की तरह जब मैं स्थिर बन के काम करूंगा,
तो कितनी मर्जी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना लोग मेरा अपोज करें, कितना लोग मेरा विरोध करें, लेकिन मुझे तो आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना है। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो पहाड़ की तरह से आपको बनना है, स्थिर होना है। फिर एक और बहुत अच्छे लीडर ने एक बात बोली, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। एक बार एक जहाज होता है जब समुद्र के बीच में बहुत ऊंची ऊंची लहरों में जा रहा होता है, और अचानक तूफान आ जाता है, तो वो ऐसे बहुत बड़े बड़े ऊपर नीचे आपने वीडियोस में देखा होगा, या कभी आप जहाज समुद्री यात्रा की होगी आपने, तो आपने देखा होगा जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो जब समुद्र के बीच में चलते हैं तो वो मतलब क्या 60 फुट ऊपर हो जाता है, क्या 60 फुट नीचे हो जाता है, क्या वो 180 डिग्री के एंगल से ऐसे जहाज ऐसे हिचकोले खाता है। उस टाइम पे कैप्टन जो होता है उसका बुक्स का काम क्या होता है? एक तो कैप्टन है कि वो धैर्य खो दे तो वो जहाज गया। दूसरा है वो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने धैर्य के साथ लगातार उसको कंट्रोल करता है, और धीरे 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 लगातार जब टिका रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, तो थोड़ा टाइम, घंटा 2 घंटा भी बीतता है, फिर वो तूफान से निकल जाता है, फिर नॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं। तो यहां पर क्या हुआ, दोबारा से वही बात निकल करके आई कि हमें क्या करना है, हमें धैर्य के साथ विपरीत परिस्थिति में चलते रहना है। देखो, ये सारी बातों को जोड़ करके लास्ट में हम डेफिनेशन निकालेंगे। अंत में धैर्य की क्या डेफिनेशन बनेगी वो हम अंत में निकाल निकाल मैं तो निकाल चुका हूं, फिर आप भी अपने तरीके से धैर्य की डेफिनेशन आप लास्ट में बताना फिर। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया, इस स्टोरी से क्या समझ में आया? पहली स्टोरी से समझ में आया पेड़ की तरह स्थिर रहना है। दूसरी स्टोरी से क्या समझ में आया कि हमें विपरीत परिस्थिति में लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है, बुद्धि और विवेक का काम करना है और लगातार चलते रहना है। इसके बाद एक और स्टोरी हमारे सामने आती है। वो बोलते हैं कि हमारे हमें अपने जीवन में थोड़ा इंतजार करना भी सीखना चाहिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक ऐसा वो बोलते हैं कि जो प्रतीक्षा जिसको आप कर रहे हो ना, ये असलियत में प्रतीक्षा नहीं है, ये आपकी परीक्षा है। ये आपको बजा करके, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, बजा करके देखा जाता है। जब घड़ा भी खरीदते हैं ना, जब घड़ा भी खरीदते हैं तो बजा के देखते हैं कि नहीं देखते? ऐसे ही जो हम अपनी कामयाबी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट एंड वॉच जिसको बोलते हैं, जो हम अपनी कामयाबी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लेवल हम लेना चाहते हैं उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, असलियत में क्या है, वो प्रतीक्षा नहीं है, वो हमारी परीक्षा है। तो बहुत अच्छी बात यहां पर हमें सीखने को मिली। एक बात और, स्टोरी आपने सुनी होगी, महाभारत में एक जगह पे एक वृतांत आता है। एक बार क्या हुआ कि जब द्रोणाचार्य युद्ध लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे महाभारत के युद्ध में, तो वो इतने ज्यादा पांडवों की सेना पे भारी हो चुके थे कि उनको ऐसा लगने लगा था कि भैया अब तो अगर द्रोणाचार्य को रास्ते से नहीं हटाया गया, गुरु द्रोणाचार्य को रास्ते से नहीं हटाया गया, तो हमारी हार पक्की। पांडवों को ये समझ में आ गया कि अब तो हार पक्की है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। फिर उनके साथ भगवान कृष्ण थे, उन्होंने उनको आइडिया दिया कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है। अश्वत्थामा नाम, ये बहुत सारी अलग अलग स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, इन सारी स्टोरीज को रिलेट करेंगे हम आपस में बाद में, लास्ट में। तो वो अश्वत्थामा जो है, वो एक हाथी का नाम भी था, और अश्वत्थामा उनके बेटे का नाम भी था। अब भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि अगर हम ये बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर वो ये उनको ये पता चल गया कि उनका बेटा युद्ध में मारा गया, तो वो अपने हथियार डाल देंगे, और फिर हम उनको उनको हम कैसे भी गिरा सकते हैं। अब ये बात कौन बोले कि उनको ऐसा विश्वास हो जाए? उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर जो हैं वो धर्मराज हैं, वो बिल्कुल सच बोलते हैं, वो गलत नहीं बोल सकते। अगर युधिष्ठिर ये बात बोल दे तो गुरु द्रोणाचार्य यकीन कर लेंगे। असलियत में तो मरना तो था ही नहीं कि उनकी वो डेड बॉडी दिखा देते अश्वत्थामा की। असलियत में तो मरना था ही नहीं ना उसने। तो उन्होंने बोला कि आइडिया दिया कि भाई ऐसे ऐसे एक हाथी है, उसका नाम अश्वत्थामा है, भीम उसको मारेगा, और हम बोलेंगे अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। और अगर वो पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर के पास आए, तो युधिष्ठिर ने बोल देना है हाँ मारा गया। अब वो उसने संस्कृत में कोई ऐसा बोला, कोई ऐसा एक कोई दोहा था या क्या था, वो मेरा मेरा टॉपिक नहीं है। वो उन्होंने बोला, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि वो हाथी है, वो शंख बजा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। आपने स्टोरी सुनी होगी ये वाली। तो अब जब उसने द्रोणाचार्य, इन्होंने बोला, वो हाथी को मार दिया इन्होंने, और हाथी को जब मार दिया तो फिर द्रोणाचार्य हताश हुआ थोड़ा सा, और जैसे ही उसने पुष्टि करी, पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात ना सुन के जैसे ही उसने ये सुना
कि अश्वत्थामा मारा गया और युधिष्ठिर ने उसकी पुष्टि कर दी। पूरी बात सुने बिना उसने हथियार डाल दिए और इतने में इन्होंने उसको मार दिया। अब यहां पर हमें क्या सीख मिलती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने पांडवों जैसे महान महारथियों को तैयार किया, किस लिए मारा गया? सिर्फ आधी अधूरी बात सुनकर मैदान छोड़ दिया। इस स्टोरी को भी हम रिलेट करेंगे धैर्य से। अगर वो धैर्य से थोड़ा धैर्य, जल्दबाजी किसने की? क्या जल्दबाजी थी उसको? यार उसको जब हथियार डालने थोड़ी देर बाद में डाल देता, एक बार पुष्टि कर लेता, एक बार एक बार कह देता कि नहीं मैं तो पहले अपने बेटे की डेड बॉडी देखूंगा, कह सकता था ना वो। लेकिन उसने इतनी सी बात, आधी अधूरी बात सुन करके ही हथियार डाल दिए। लेकिन अब वो गलती गुरु द्रोणाचार्य तो कर गए, लेकिन एक तरीका तो यह है कि दूसरे की गलती से सीखना, और एक तरीका यह है कि खुद की गलती से सीखना। अब आप और मैं गुरु द्रोणाचार्य की गलती से ये तो सीख सकते हैं कि जब भी अगर हम हथियार डालना आए, टाइम आए कि बस अब नहीं होगा, एक बार सही तरीके से पूरी जानकारी तो ले लें। हम बोलते हैं ना बार बार मीटिंग में आया करो, हम बोलते हैं ना बार बार नॉलेज लगातार लो। क्यों लेते हैं, क्यों बात बोलते हैं सब बातें? इसलिए तो बोलते हैं कि आधी अधूरी जानकारी की वजह से ज्यादातर लोग नाकामयाब हो जाते हैं। अगर पूरी जानकारी होती तो क्या गुरु द्रोणाचार्य मरते? और गुरु द्रोणाचार्य नहीं मरते तो वो पांडवों को हरा भी सकते थे। लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी, आधी अधूरी बात सुनी और हिम्मत हार गए। लेकिन हमें क्या सीखना है कि धैर्य की नई एक और परिभाषा क्या आई कि आधी अधूरी जानकारी लिए लेकर पूरी जानकारी लिए बिना मैदान छोड़ देने को धैर्य नहीं बोलते। हमें पूरी जानकारी लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो एक स्टोरी ये भी हमारे निकल के आई। एक स्टोरी और मैंने सुनी, यहां पर भी दूसरे पक्ष की बात होती है। वो बोलते हैं कि भाई बहुत बहुत मेरे गुरु हैं, उनसे मैं रेगुलर सुनता हूं उनको मैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि एक बार क्या हुआ, एक वो अपने दोस्त के घर गए। अब वो अपने दोस्त के घर गए और उनका जो बच्चा था ना, वो अपने पिताजी को ही बुरा भला बोल रहा था। अब वो अपने पिताजी को अपने पिताजी के बारे में बोलता और बोला जैसे मैं आपके घर आ गया। अब आपके बच्चे से मैंने पूछा कि और बेटा क्या हाल है, ठीक हो, क्या चल रहा है? उसने बोला क्या ठीक चल रहा है, पता नहीं मुझे तो ऐसे घर में जन्म मिला है कि मुझे तो लगता है असलियत में मैं इनका बच्चा ही नहीं हूँ, ये तो कहीं नाली से उठा के लाया है मेरे। अरे क्या हो गया, इतना नाराज अपने पिताजी से, अपने माता जी से इतना नाराज है तो ये कैसे हो गया? कह रहे मेरे दोस्त सारे स्कूल वाले पिकनिक पे जा रहे हैं और मैं भी पिकनिक पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पिकनिक पे जाने नहीं दे रहे। और इतनी अच्छी मुझे वहां खेलकूद मिलेगा, इतनी नॉलेज मिलेगी, इतना सब कुछ मिलेगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यार इसके पिताजी के पास ना पैसे की कमी है, ना इनको कोई ऐसी कोई दिक्कत है कि भाई बच्चे को नहीं भेज रहे ये। अब जो भावना उस बच्चे के अपने पेरेंट्स के प्रति थी, वो भावना मेरी भी आ गई। अब ये बात मैंने सुन के बुरी भावना ले आया मैं अपने दोस्त के लिए। यार मेरे दोस्त तो बड़ा अच्छा था पहले, अब क्या हो गया इसको, ये अपने बच्चे को भेज क्यों नहीं रहा? वहां इसका बच्चा जाता, खेल कूद करता, कुछ सीख के आता, कुछ नया करके आता, कुछ नॉलेज मिलती, इसको जाना तो चाहिए। एक तो ये है कि मैं अपने दोस्त के लिए बुरी भावना लेके आ जाऊं। दूसरा तरीका, एक दूसरा पक्ष तो सुन लो किसी का कि क्यों नहीं भेज रहा वो। अब उसने अपने दोस्त से बात की, या मैं मतलब मैं हूं अगर, तो मैंने अपने दोस्त से बात किया क्यों नहीं भेज रहा बच्चे को। कह रहा यार दिक्कत क्या बताऊं तेरे को मैं, दिक्कत यह है कि इसके दिल में छेद है। इस बच्चे को हम बता नहीं सकते, कि बच्चे को बताएंगे तो और ज्यादा पैनिक हो जाएगा। अगर ये बच्चा ऐसे पिकनिकों में इन चीजों में जाएगा, वहां पर इसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, वहां पर इसने ज्यादा कुछ खेल कूद कर लिया, तो ये बीमार पड़ जाएगा। और हम इसका इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। अब जैसे ही हमने दूसरा पक्ष सुना तो तरीका बदल गया ना। अभी तक हम उसके पेरेंट्स के लिए गलत सोच रहे थे, लेकिन अब सही लगा कि नहीं, वो बच्चे को ठीक करके नहीं भेज रहे। अब यहां इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि एक पक्ष सुनने के बाद, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कई बार हम जाते हैं कि आज भी कहीं मैं मीटिंग में था तो यही बात चल रही थी कि एक व्यक्ति है मीटिंग से बहुत अच्छी बातें सुन सुन के गया, लेकिन किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति ने कोई और बात बता दी कि इसमें तो ऐसा कुछ रखा नहीं है, और उसने एक बात तो पूरी सुनी, दूसरी बात तो वो नेगेटिव सुनी और पूरी बात नहीं समझी, और बीच में ही उसने ड्रॉप कर दिया। अब हुआ क्या, वो एक पक्ष पूरा ना सुनने की वजह से वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को उसने छोड़ दिया। तो यहां पर एक स्टोरी और निकल करके आई हमें, कि ये स्टोरी से भी हमें सीखने को मिला बहुत कुछ, कि हमें दूसरा पक्ष तो जानना चाहिए ना, एक स्टोरी से थोड़ा बात बनेगी।
तो यहां पर कबीरदास जी का एक दोहा यहां पर मैंने पढ़ा कहीं से, उन्होंने लिखा, धीरे धीरे से रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। यहां पर क्या सीखा हमने कबीरदास जी के दोहे से? वो बोलते हैं कि आपको तो लगातार अपना जो भी पौधा आपने लगाया है उसकी सिंचाई करते रहना है, उसका उसकी देखरेख करते रहना है, उसका ध्यान रखते रहना है। जब समय सही समय आएगा ना, तब उस पर फल आएंगे। आप, ऐसा नहीं है कि आपने आम का पेड़ आज लगा दिया तो आप आम का पेड़ लगाते ही उससे तुरंत आप फल मांगने लग जाओगे। वो सही समय जब आएगा ना, तब उसके फल आएंगे। तो इस स्टोरी से इन सारी चीजों को जब हम रिलेट करते हैं, तो हमें क्या डेफिनेशन निकल करके आती है धैर्य की। अलग अलग चीजें सुनी हमने, दूसरे पक्ष सुनना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुरंत बिना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, धैर्य के। अब धैर्य की इतनी सारी स्टोरी हमने सुनी और सारी बातों को अब हम इकट्ठा करते हैं, और यहां पर जो मुझे मिला उसकी डेफिनेशन क्या मिली? पेशेंस इज नॉट एन एबिलिटी टू वेट, बट द एबिलिटी टू कीप ए गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। कितना सुंदर इसका वर्णन किया गया कि धैर्य का मतलब है बैठकर इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं है, बल्कि धैर्य का मतलब है इंतजार करते समय अच्छा रवैया बनाकर रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अच्छे माहौल में रखना, और लगातार प्रयास जारी रखना। इसको बोलते हैं धैर्य। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी बड़ी। पर यहां पर एक बहुत खुशखबरी की बात भी पढ़ी फिर मैंने कहीं पे, पेशेंस इज ए स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड। धैर्य एक ऐसी कला है जिसको सीखा जा सकता है और लगातार जिसका अभ्यास किया जा सकता है, और ये अभ्यास के बाद ही धीरे 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 आता है। तो हमें लगातार धैर्य बना करके रखना है, लगातार। एक बात और बड़ी अच्छी बात जो सतीश पंडित जी बोला करते थे, उन्होंने बोला था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं वो, तुरंत लाभ। जो चीज हमें तुरंत लाभ दे रही है उससे हमें बचना है। यहां पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बहुत ज्यादा हमें फोकस करना है कि तुरंत लाभ से हमें बचना है, और धैर्य बनाकर लगातार प्रयास करता रहना है। तो ये जो बात थी ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कोई नई बात आपसे की है मैंने, बस मेरा जो मकसद था वो था कि आपके अंदर एक बीज डालना कि आपको अब पेड़ की तरह हिलने वाला नहीं बनना, पहाड़ की तरह स्थिर बनना है। कैसी भी मुश्किलें आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, आपको अपने लगातार प्रयास जारी रखने हैं। आपको उस समय का इंतजार करना है कि वो समय, जिस समय के लिए आप आरसीएम में आए थे, आपको रॉयल्टी पे जाना है, टेक्निकल पे जाना है, लेकिन इंतजार करते टाइम बैठे नहीं रहना है। इंतजार करना है लगातार प्रयास के साथ, लगातार कोशिशों के साथ, हिम्मत नहीं हारनी है। तो आज की जो मेरी बातचीत है वो मैं अब इतनी ही बातचीत करूंगा, तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार हमारे इस चैनल में आते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे, और हम अलग अलग टॉपिक्स पे आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो आज के दिन हम इतनी बात करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, और थैंक यू सो मच।